दफ़ा मुझे मदीना हॉस्पिटल से अकलदार निकलवाने का इत्तेफाक हुआ और उस दिन समय वो बंदा ढूंढ रहा हूँ जिसने इसका नाम अकलदार रखा है। नाम तो अकलदार है, हरकतें सब जहलों वाली हैं। देखो, पीछे के जाने के बाद लोग या तो उसे अच्छे लफ्जों में याद करते हैं या फिर बुरे लफ्जों में। बहुत बुरी और बेवकूफ थी वो, चाल चलन भी ठीक नहीं था उसका। दूसरे दांतों से जाके दिखराती थी, नाम अकलदार, और आती ये तेरी है, जबकि जिन दांतों के नाम है अकल नहीं है वो बिल्कुल सही आते हैं। नाम अकलदार और काम दूसरे दांतों भी जड़े खराब करना, इन्हें धक्के मारना, टेढ़ा करना। नाम अकलदार और ये नहीं पता कि दूसरे दांतों की तरह ऊपर को जाना है नीचे को जाना है। नाम अकलदार और आती वहाँ जहाँ जब कम हो, जैसे हर क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा लाजमी होता है जिसका काम सिर्फ दूसरों को तंग करना होता है। सबके रिश्तेदारों में कोई ना कोई एक ऐसा लाजमी होता है जिसका काम दूसरों की खुशियाँ बर्बाद करना होता है। इसी तरह हर मुंह में एक दांत ऐसा लाजमी होता है जिसकी वजह से बाकी सब दांतों का सुकून भी बर्बाद हो रहा होता है। इसे फौरन निकाल बाहर करना चाहिए, चाहे कितना यकीनमंद क्यों ना हो। जिस उम्र में जिस्म का हर हिस्सा वही रुक जाता है, ये अकेली दाढ़ होती है जो उस वक्त भी बढ़ रही होती है। ये कहा गया कल वही जिस डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की वो भी बहुत अक्लमंद थी, बिल्कुल मेरी दाढ़ की तरह। सबसे पहले इससे मेरा चेकअप किया, एक्सरे देखा, कहती दाढ़ निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब निकालने के अलावा कोई और हल? ओ सॉरी, मैंने कहा डॉक्टर साहब निकालने के अलावा कोई और हल? मुझे कहती अकल बड़ी है दाढ़। मैंने कहा अकल? कहती फिर दाढ़ निकलवा दो। मैंने कहा जी अच्छा। दाढ़ निकालने का टाइम आया, वहाँ काफी सारी ठंडी चेयर्स पड़ी थी। मुझे कहती वो वाली चेयर पे जाके बैठ जाए। वहाँ गया तो देखा इतने सारे औजार पड़े, देख के वापस आ गया। मुझे लगा शायद मैं व्हील चेयर पे चला गया हूँ। वहाँ तो लगता किसी का बड़ा ऑपरेशन होना है। मैंने दोबारा पूछा कौन सी चेयर बोली थी आपने? उसने फिर उसी चेयर की तरफ इशारा किया। खैर मैं वहाँ जाके बैठ गया। औजारों को जरा गौर से देखा तो ख्याल आया कि दाढ़ तो मैं पहली दफा निकलवा रहा हूँ, लेकिन इन औजारों को पहले कहीं देखा है। लेकिन यार ने यार आगे कहा, कुछ दिन पहले जो इलेक्ट्रिशियन मोटर ठीक करने वाले शायद उसके पास देखे थे, या शायद जब मैं बाइक की ट्यूनिंग करवाने गया था उसके पास देखे थे। जहाँ भी देखे थे उन सब में ये बड़े औजार सबसे ज्यादा एडवांस थे। इनमें तो सिर्फ क्लास ही 3-4 किस्मों के थे, सब अजीब अजीब शक्लों के, और किसी का मुंह सीधा नहीं था। ऐसा लग रहा था सबने एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं, बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह। हमारे मुआशरे में खवातीन को सिन्फ नाजुक कहा जाता है। कहा जाता है कि मर्दों की निस्बत खवातीन का हाथ जरा नरम और हल्का होता है, लेकिन जिस हाथ ने उस दिन मेरी दाढ़ निकाली मुझे तो लगा ये अंडरटेकर का हाथ है। सबसे पहले तो इसने सुन करने के लिए मेरे मुंह में इंजेक्शन लगाई, और ऐसे लगाए जैसे हर इंजेक्शन पे 10 नकियां मिलती हैं। इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रही है और लगाते हुए मुझे कह रही है इतने इंजेक्शन इसलिए लगा रही हूँ ताकि बाद में दाढ़ निकालते हुए आपको दर्द ना हो। अरे बहन जो दर्द है बोल रहा है, इसका क्या करना है? इन इंजेक्शन से पहले भी एक दर्द का इंजेक्शन लगा देती या डायरेक्ट बेहोशी कर देती। पूरा जिस्म बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन लगता है, और ये 2 इंच का हिस्सा बेहोश करने के लिए तूने इतने इंजेक्शन लगा दिए। 8-10 इंजेक्शन लगाने के बाद पूछ रही है आपको बारी बारी फील हो रहा है? बहन अभी भी तो शक है, तो वेट मशीन ला के वजन कर ले मेरा। 15 सेकंड में मेरा जिस्म 150 ग्राम मजीद भारी हो गया। मैं तो सर्जरी के लिए आया था, इसने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी। इसके बाद हब जूस ने औजार उठाया, वो चाकू की तरह आगे से नुकीला था, औजार उठाया और मेरे मुंह में कट लगाना शुरू कर दिया। सही है बहन, इस टाइम लाठी तेरे हाथ में और भैंस से आगे लगी हुई है, जो मर्जी करती रहे। इसके बाद इसने छोटी ड्रिल मशीन जैसी दिखने वाली एक चीज उठाई, और अब मुझे सही वाला डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि औजार आगे से आगे खतरनाक होते जा रहे थे। 7 से 8 मिनट वो ये तेरी मेरे मुंह में चलाती रही, और इस दौरान मेरे जहन में एक बात बार बार आती रही कि अगर ये ड्रिल मेरे दांत से स्लिप हो गई कहीं और जाए लगी तो मैं तो किसी का मुंह दिखाना लायक नहीं रहूंगा। हाँ, जिंदगी में जब हम दिल से दीवार में सुराख कर रहे होते हैं तो एक अजीब सी आवाज आ रही होती है। ऐसी ही मिलती जुलती आवाज मेरे मुंह से आ रही थी उस वक्त, बल्कि ये ज्यादा खतरनाक थी। वैसे अगर बंदा दाढ़ निकलवाने के दौरान आंखें बंद रखे तो डर कम लगेगा। देखो, चेहरे से नीचे अगर जिस्म के किसी हिस्से में डॉक्टर कार्वे डाल रहे हो तो हमें क्या पता नीचे क्या हो रहा है। जब आंखों के सामने मुंह में ड्रिल जा रही हो, इंजेक्शन जा रहे हो, दांत खींचने वाला प्लास जा रहा हो, तो आधा बीपी तो बंदे को उस वक्त ही हाई हो जाता है। खैर ड्रिल बंद हुई और मुझे जरा सुख का सांस अभी आई था कि इसने प्लास जैसा दिखने वाला एक और औजार उठाया और इससे मेरी दाढ़ खींचनी शुरू कर दी। दाढ़ नहीं निकली, इसने फिर ड्रिल चलाई, फिर दाढ़ खींची। 3-4 दफा इसने ऐसा किया तो लगा कोई खजाना दरियाफ्त हुआ यहाँ, जिसे निकालने के लिए खुदाई का काम चल रहा है। जैसे जैसे खुदाई ज्यादा हो रही थी मुझे दर्द भी वैसे ज्यादा हो रहा था। इस दफा जिसने हद कर दी, प्लास को दोनों हाथों से पकड़ा और दाढ़ को इतनी जोर से खींचना शुरू कर दी जैसे कोई रस्साकशी का मुकाबला चल रहा हो। दाढ़ तो नहीं निकली लेकिन मेरी चीख जरूर निकल रही थी। शेर की बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी और एक और ट्राई करने की सोची। इस दफा इसने इतना जोर लगाया कि दाढ़ खींचते हुए अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। पता नहीं दाढ़ निकाल रही थी या उखाड़ रही थी, दाढ़ भी नहीं, पता नहीं कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी।
अब मुझे शदीद दर्द हो रहा था। इतने में पास खड़ी एक नर्स बोली, मैं गेस्ट पे मेरी शादी है आजकल उसकी तैयारियां चल रही हैं, जुलाई में मैंने रिजाइन कर देना। और इन दोनों ने गपशप लगाना शुरू कर दी। बहस की दूंगी हदर से मेरी जान निकल रही है और इस वक्त तुम्हें शादी की प्लानिंग करनी है। तुम्हारी तो अपनी मैम वो काम करने दे जो वो कर रही है। ये सब मैंने से दिल में कहा, जुबान से कह भी नहीं सकता था क्योंकि इस वक्त ऊंट पहाड़ के नीचे था। जरा सी छू छां करता तो हो सकता है और सारा गुस्सा साथ सलीदारते भी निकाल देती, जिस बेचारी में अकल भी नहीं है। इस दफा जब इसने एड़ी चोटी का जोर लगाया तो इस दफा दार निकली और पास खड़ी ने ऊंची आवाज से बोली, निकल आई। वो डॉक्टर भी नर्सों को ऐसे दार दिखा रही थी जैसे कुछ ट्रॉफी जीत लियो। इस वक्त मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि शादी वाली बात शायद उन्होंने जानबूझ के छेड़ी दी कि मेरा ध्यान किसी और तरफ अगजेरो पूरी ताकत लगा के अपना काम डाल दें। शुक्र है वो गालियां मैंने दिल में ही दी थी, वरना अब तक मेरी पूरी बची सी बार आ चुकी होती। अब मुझे लग रहा था कि मेरी दार निकल आई और आखिरकार मेरा इम्तिहान खत्म हो चुका। अभी मैं इस खुशफहमी में मुब्तला हुआ था कि बक्सुए जैसी दिखने वाली एक चीज में मुंह से जगह डाला और बक्सुए समेत दोनों हाथ मेरे मुंह में डाले और सिलाई का काम शुरू कर दिया। अब आप एक लम्हे के लिए सोचे जरा, पहले इसने मेरे मुंह में सुइयां लगाई, उसके बाद मुंह में चाकू जैसी चीजें काट लगाए, फिर कई दफा मेरे मुंह में ड्रिल चलाई, बार बार इसने प्लास से मेरी दाढ़ को खींचा, फिर बक्सुए से मेरे मुंह को सिला। सुन के लग नहीं रहा कि मैं मरीज नहीं बल्कि के कोई बहुत खतरनाक मुजरिम हूँ जिस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल हुई हो। सिलाई का काम खत्म हुआ तो उसने काफी सारी कपास मेरे मुंह में ठोंस दी और बोली, आधा घंटा इसे अपने मुंह में रखना है। इस सब के बाद डॉक्टर के दोनों कफ पे काफी सारा खून लग चुका था, जैसे वो किसी का कत्ल करके आई हो। ये सब कुछ देखने के बाद मैं लड़कियों से एक बात कहना चाहूंगा कि लड़कियों वैसे छिपकली और लाल बेग से डरना बनता नहीं है तुम लोगों का। यहाँ सफारी होने के बाद मैं घर की तरफ जा रहा था, शुक्र अदा करता हुआ कि शुक्र अकल बड़ों से जान छूटी, दार से भी और डॉक्टर से भी। बस जरा सा दर्द था, ये उम्मीद थी कि शाम तक वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। हॉस्पिटल में तो सिर्फ ट्रेलर देखा था। दार निकलवाने के 2-3 घंटे बाद ऐसी शदीद दर्द हुई कि मैंने आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया कि फरिश्ते इसी तरफ तो नहीं आ रहे। मैंने तो सारे कलमे रिवाइज करने शुरू कर दिए, बच गया तो सुबह से तहज्जुद शुरू कर दूंगा। मैंने वो सवाल ढूंढने शुरू कर दिए जो फरिश्ते मौत के बाद पूछते हैं। हफ्ता 10 दिन तो अब भूल ही जाओ कि कोई पसंद की चीज खाओगे। पहले 2 दिन तो मैं बैठ के सोया था, गला इतना सूजा हुआ था कि जुबान की जगह हाथों से बातें करनी पड़ रही थी। पानी भी पियो तो लगता था गुस्सा पी रहा हूँ। इस सब तकलीफ के बाद सिर्फ एक बात ज़हन में आ रही थी कि कुछ लोगों की अकल दिमाग में होती है, ज्यादातर लोगों की अकल गिट्ठों में होती है, लेकिन मेरी अकल शायद दाढ़ में थी।